ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण हमें ऐसा ब्रेक लेना पड़ता है। खैर मुद्दे पर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव पे हम बात कर रहे थे। रितेश मोदी जी अपने बात को कंप्लीट कीजिएगा। जो महतारी वंदन योजना है, महतारी वंदन पे हमने बात किया था, सालाना 12,000 रुपए हर महिलाओं को देंगे प्रदेश के। अब बात आती है नारी न्याय योजना, इसमें इन्होंने कहा 1 लाख रुपए देंगे। कैसे देखेंगे भाजपा इस चीज को? कांग्रेस का केवल जो भी चुनावी वादे थे केवल एक जुमलेबाजी है। उन्होंने 2018 में भी छत्तीसगढ़ में गंगा जल की झूठी कसम खा करके आए थे। युवाओं को हम हर महीने 2500 रुपये भत्ता देंगे और महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, पत्रकारों के साथ न्याय करेंगे। उस न्याय का क्या हुआ आज छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और 2500 रुपये भत्ता देने की छोड़ दीजिए, उन 20,000 महिला स्वयं सहायता समूह को भी उन्होंने रेडी टू ईट उनके निवाले से छीनने का काम इस छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। तो किस प्रकार से महिलाओं के साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं, जहां वो 1,84,000 करोड़ का कर्ज छोड़ करके छत्तीसगढ़ सरकार से गए हैं। और उन पैसे को उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बता दे, ये आप भूपेश बघेल जी बता दे। मैं मान जाऊंगा कि वो महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए वो काम में लगे हुए हैं। कामरान अंसारी जी, जिस प्रकार से अभी भाजपा प्रवक्ता रितेश मोदी ने कहा कि क्या काम किया है भूपेश बघेल की सरकार ने और कांग्रेस ने, अगर आपने हिसाब बताना शुरू किया, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि महतारी वंदन योजना में हमने ये लाया है और बहुत सारी योजना थी, पुरानी योजना को भी इन्होंने कुछ चीजें को रोका है, कुछ चीजों को बंद किया है। आप लोगों ने हाल फिलहाल में आरोप लगाए थे, आप इनके जवाब का पलटवार कैसे करते हैं? भूपेश बघेल जी की जब सरकार बनी थी तो किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और हर घर को एक स्वावलंबन बनाने की योजना थी, छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना थी। और ये बता दें कि 15 साल भाजपा की सरकार में ये रह के क्या दे दिए थे। आज महतारी वंदन योजना आज लेके आए हैं, वो भी एक जुमले की तरह लाए थे। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग उसको दबाव नहीं बनाते तो शायद ये पैसा भी जनता तक नहीं पहुंचता। आज हम कांग्रेसियों ने, हम कांग्रेस के लोगों ने जनता के बीच में जाकर बताया, भैया जब फॉर्म भरे थे तो पैसा देना पड़ेगा। उस दबाव की वजह से जनता को इनके द्वारा पैसा दिया गया है, ना कि इनकी अभी भी इच्छा नहीं थी पैसा देने की। है तो बिजली बिल हाफ करके दे, पुरानी योजनाओं को लागू करके दें। और रही बात इन्होंने जैसे कहा महिलाओं के लिए, तो मितानिनों के पैसे को भी बढ़ाया भूपेश बघेल जी की सरकार ने। और विकास की बात तो ये ना ही करें, 15 साल छत्तीसगढ़ को लूटा है। छत्तीसगढ़ को लूटने के बाद आज 5 साल हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार रही। उस सरकार में भूपेश बघेल जी ने जो काम किया उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई आप गिना नहीं सकते, किसी के बीच जाके आप बोल नहीं सकते, भूपेश बघेल जी के ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकते। बेबुनियाद आरोप, और आरोप का तो कोई पैर नहीं होता। जिस तरीके से झूठ लबारी की ये सरकार है, उस तरीके से ये सरकार अभी जो चला रही है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के बीच में इन्होंने क्या किया वो बताएं आप ही ने तो। लेकिन अगर बात करते हैं नारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, नारी न्याय योजना, तो ये भी तो वही, अगर फॉर्मूला देखा तो वही कॉपी है ना, क्योंकि महतारी वंदन योजना भाजपा ने शुरू किया था, आप लोगों ने नारी न्याय योजना शुरू किया, तो मिलता जुलता तो है ना कोई इसमें? नारी न्याय योजना एक हक की बात है। आज 1,000 रुपए दे के 1,000 में क्या होता है? आज नारी न्याय योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे बता दे। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ महिला है, 1,000 कहाँ से लाया? हम लाए और हमने दिया है, किसानों को देंगे, हमने लाके दिया है। क्यों नहीं 5 सालों में भाजपा की सरकार 3 महीने का अलावा क्यों किया? 3 महीने का 20,000 महिला, 3 महीने का पैसा आपने क्यों बताइए ना? 3 महीने का पैसा क्यों नहीं दिया आपने? सरकार चुनाव से पहले किस डाली? इसलिए 2023 के लोकसभा विधानसभा में बुरी तरह से हार हुई है। इस लोकसभा चुनाव में झूठा वादा करके जा रहे हैं महिलाओं को। ये ठगने और छलावा करने का काम राहुल गांधी के नेतृत्व वाले भूपेश जी की कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता जानती है 3 महीने में हमने 100 वादे पूरे किए, 100 दिन हमारे बेमिसाल रहे। 2 साल का बकाया बोनस हमने डाला किसानों के खाते में। हमने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में 13,200 डाला है। जुमलेबाजी भूपेश बघेल जी किए, इनके सारे नेता, अधिकारी ईडी के रडार पे 12,000 कर्जा घोटाले का आरोप है। क्यों लिया 12,000 कर्जा आपने? आपने हंसते हुए हमने तो काम किया, आपके वजह से हमने घोटाला नहीं किया, आपने घोटाला किया। 230 गोबर घोटाले का पैसा खा गए, गरीबों को रोजगार 30,000 कर्मियों को हमने डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपने 14,000 को गिनती अभी तक नहीं की। आपने महिलाओं के साथ किया। भाजपा की सरकार करती है, 3 महीने का पैसा नहीं देके मुझे 1 महीने का पैसा चुनावी वर्ष में दिया गया।
चुनाव को देखते आप उतना भी दिखा दीजिए। आप पिछले वाले कितने किए थे अपने मध्य प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बुरी तरह हार का नतीजा है। केवल और केवल झूठे वादे महिलाओं से किया जा रहा है। वो कैसे भूपेश बघेल जी जो घोटाले से पैसा कमाए वो पैसा को खाते में डाल दो। उसकी चिंता आप ना करें, उसकी चिंता आप ना करें। कौन कितना पैसा किसे दे रहा है, कहां जा रहा है, वो सब जनता देख रही है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत भाजपा ने की, हालांकि लाडली बहन है वो मध्य प्रदेश से आया था, इसको यहाँ पर महतारी वंदन योजना किया। आप लोगों ने उसी की तर्ज पे 1 लाख रुपया किया कि सालाना हम 1 लाख महिलाओं को नारी शक्ति योजना के अंतर्गत देंगे। लेकिन अब बात करता हूं मैं लोकसभा चुनाव की, तो प्रत्याशियों की भी बात होती है। आप लोगों ने प्रत्याशियों को दुर्ग से आप कोरबा भेज रहे हैं, दुर्ग से आप बिलासपुर भेज रहे हैं, नाराजगी तो आएगी ना पार्टी कार्यकर्ताओं में कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। कामराज सानी जी भाई आप मेरे को ये बताइए, दुर्ग और बिलासपुर की दूरी और कोरबा और दुर्ग की दूरी देखिए। सरोज पांडे जी को जब वहां से टिकट दिया जाता है कोरबा से, तो वो क्या मापदंड से दिया गया है? भैया लोकतंत्र की परिभाषा है, हमारा संविधान है, देश का प्रत्येक नागरिक चुनाव लड़ने का हकदार होता है। अगर वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। तो देवेंद्र यादव जनप्रतिनिधि है और कहीं ना कहीं वो एक विधायक है, और पार्टी का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य फैसला होता है। और लोकसभा चुनाव देश का चुनाव होता है, ना कि क्षेत्र का चुनाव होता है। इसीलिए हो सकता है कि राहुल गांधी फिर वायनाड जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे भाई। नरेंद्र मोदी जी क्या अपने क्षेत्र से लड़ते हैं क्या? वो सीट नहीं बदलते क्या? भाजपा के कितने प्रत्याशी अपनी सीट नहीं बदलते क्या? क्या ये लोग सीट नहीं बदलते? क्यों नहीं लड़ते अपने क्षेत्र से? ठीक, बिल्कुल आपका जवाब ले लेता हूं। रितेश मौर्य जी बात तो सही, कामरान अंसारी का भी सही है। आप दुर्ग के प्रत्याशियों को कोरबा उतार रहे हैं, पोस्टर की राजनीति भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ सरोज पांडे की, जवाब दीजिएगा। देखिए सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और चूंकि पार्टी ने केवल एक सीट पे उनको वहां पर कोरबा भेजा है। इनके तो 11 के 11 प्रत्याशियों को आपने देखा कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री दूर छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भागे कि मैं लोकसभा हार जाऊंगा, इसलिए वो राजनांदगांव की ओर रुख करते हैं। और रायपुर में तो खैर चलो विकास उपाध्याय जी लोकल है, बाकी अन्य प्रत्याशी देख लो, जहां पर ताम्रध्वज साहू जी को वहां पर महासमुंद शिफ्ट किया जाता है, और जहां देवेंद्र यादव, जहां वो बोल रहे यादव समाज बड़ी संख्या में, वहां तो आरोप लग रहा है कि बाहरी यादव है, क्योंकि लोकल छत्तीसगढ़ यादव यहाँ पर उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ज्योत्सना महंत की बात करूं मैं, 3 दिन कोरबा के लोकसभा चुनाव के निमित्त अभी पिछले हफ्ते में था, तो वहां पर यह आया कि लोकसभा लापता रही पूरे 5 साल। एक प्रश्न भी इन्होंने लोकसभा में नहीं पूछा। ये लोकसभा के डाटा में आपने निकाल के देख लीजिए। और इन्होंने जो बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं यहां से वहां रख दिए, इन्होंने अपने सरकार के अंदर में 3 राज्यसभा आउटसोर्सिंग करते हुए लाया, जिनका चेहरा अभी तक नहीं दिए। उन्होंने 1 लाख रुपए का भी फंड किसी भी मदद के निमित्त किसी भी विकास कार्य के लिए छत्तीसगढ़ में नहीं दिया है। उनको एक बार वो बता दे कि वो है कहां पर, कौन से राज्य में, कौन से शहर में रहते हैं। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई प्रश्न उन्होंने पूछा है, कोई फंड उन्होंने दिया है जो उनको फंड मिलता है, इतना वो बता दे। मैं मान जाऊंगा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी जो होती है, ये आप अभी 14 साल की पार्टी और 70 साल की पार्टी बनाम आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने 3 राज्यसभा की बात किया है, क्या आपके सुनील सोनी जी जो यहाँ के हैं, ये इन्होंने कितना काम किया? मैं उसका सवालिया निशान खड़ा करता हूँ। उन्होंने कितना पैसा दे दिया हमारे क्षेत्र में? उन्होंने कितना पैसा दे दिया लोगों के बीच में? कहाँ दिखे लोगों के बीच में? आप आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। आज यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के अंदर ये देश का चुनाव है भैया, लोकसभा चुनाव, देश के चुनाव इसी तरीके से। और हमारे पार्टी के लोग राजनांदगांव जा रहे हैं कि दुर्ग जा रहे हैं कि महासमुंद जा रहे हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप की क्वालिटी है, हमारे यहाँ जन नेता होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ नेता बहुत हैं। इसलिए जन नेता को कहीं से भी चुनाव लड़ाया जाए, हम भरोसा करते हैं हमारे पार्टी के नेताओं पे, हम भरोसा करते हैं हमारी पार्टी पे, हम हमारे पार्टी पे, कांग्रेस का नेता धरने पे बैठा था, हमारी पार्टी पे भरोसा करते हैं, बैठा था, जो यादव प्रत्याशी अपना नाम रहा वो धरने पे बैठा था। पार्टी चुनाव 82 लाख आज इनको डर हो रहा है कि बड़े बड़े लीडर कैसे किसी चले गए जा रहे हैं। विकास उस डर की वजह से चाहते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि क्षेत्रीय जो बिलासपुर गए, जो महासमुंद गए, जो राजनांदगांव के हमारे लीडर हैं, उनको चर्चा है, उन्होंने जनता के बीच में काम किया। साहब यहाँ मोदी भक्त नहीं है, मोदी की पार्टी नहीं है, मोदी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जनता की पार्टी है, जनहित की पार्टी है। इस पार्टी के लोग देश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां वो आएंगे, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं। सोनिया गांधी मेरा एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस जो भी दर्शक देख रहे हैं वो
इस सवाल का जवाब का उत्तर सुनना चाहेगा। भूपेश बघेल जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उन्होंने ट्विटर पे भी कहा कि लगभग 300, अगर एक सीट से 365 प्रत्याशी होते हैं तो उनकी एक मांग थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। और अधिकतर अभी जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, जितने भी तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हो या खुद वो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं चुनाव के लिए, उनका भी कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और इसी ईवीएम को लेकर बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान आया था, वो खुद लोकसभा रायपुर के प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि जांच करना या दोष लगाना लोकतंत्र की हत्या है। ईवीएम या बैलेट पेपर आपके हिसाब से? भैया बैलेट पेपर सबसे सही है। कारण है, देखो भूपेश बघेल, वही कारण है ना। कारण ये है कि देखिए आज आप जिस जगह में बैठे हैं, आज आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे भरोसा करते हैं, आज आप टेक्निकलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज अगर उन्होंने कहा 384 लोग अगर नॉमिनेशन डालेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है बीजेपी की सरकार पर। क्यों नहीं कर देते बैलेट पेपर से चुनाव? इतना क्या जरूरी है कि ईवीएम से ही चुनाव करवाना है? इतना, और आप तो हर चरण में चुनाव कर रहे हैं, 7 चरण में चुनाव कर रहे हैं देश में, तो आपके पास तो एसेट वैसे भी हो जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर देते बैलेट पेपर से? ईवीएम की जरूरत तब होती, एक चरण में चुनाव करवाइए ना ईवीएम से। जब आप मशीन पे भरोसा कर रहे हैं तो एक चरण में चुनाव क्यों नहीं हो रहा? ठीक, रितेश मौर्य जी जवाब। मुझे लगता है हमारे मित्र कामरान अंसारी जी को इस बारे में अध्ययन नहीं है। ईवीएम मशीन सीमित है देश के अंदर, और ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी भी सीमित है, और ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने पहले भी डिक्लेयर कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह देता हूं, जब कांग्रेस की सरकार किसी राज्य में आती तो वहां ईवीएम हैक नहीं होता, जब इनकी सरकार नहीं आती तो ईवीएम पे सवाल निशान उठाते हैं। इस बात को बता दूं कि विश्व के कई ऐसे देश है जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं, इसको सराहा गया है। बैलेट पेपर का मैं चुनाव बता देता हूं, जब 1980 के दशक के पहले चुनाव होते थे, यही कांग्रेस के नेता क्षेत्रीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम जैसे लोगों बूथ को और उस बैलेट पेपर को छीन करके थप्पा लगा करके चुनाव जीतते थे, दादागिरी और बाहुबल के बल पे। आज जो है लोकतंत्र में एकदम ट्रांसपेरेंसी आ गया, जहां पर अपना मताधिकार के माध्यम से आप देखे होंगे कोई भी वोट डालता है, एक पर्ची शर्ट से निकलती है, उस पर्ची के माध्यम से पता चलता है कि मैंने भाजपा को वोट दिया, किसको वोट दिया है, और डायरेक्ट वहां पर रिजल्ट आ जाता है। पहले पूरा बैलेट पेपर को गिनने में 3 से 4 दिन का वक्त लगता था, आज 24 घंटे के अंदर मतदान का पूरा रिजल्ट आ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जांच समिति उसकी अवमानना कांग्रेस पार्टी करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को देश के लोकतंत्र और न्यायिक पालिका पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, केवल अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। ये हमारे देश का चुनाव है, अगर 4 दिन गिनती होती है तो क्या बुराई है? और रही बात, आप बोल रहे हैं कि 1980 के दशक में जब बैलेट पेपर में लूटपाट होती थी, वो खुद से मुहर मार देते थे, तो यहाँ तो आप पूरा का पूरा ईवीएम को उठा के ले जा रहे हैं। ईवीएम तो एक आदमी के हाथ में है, सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, कांग्रेस की सरकार थी 2023 के अंदर। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बकाया सील लगता है, लगाइए ना सुरक्षा बल। आप खुद बोल रहे हैं आप सुरक्षा बल है, तो जनता के क्यों नहीं काम करने के लिए जनता के मुद्दों को उठाइए। कमरे के अंदर शामिल करने से 400 की गैस कांग्रेस का जनाधार डूब गया है। नेता प्रधान कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का कमी है, इसलिए बड़े नेताओं को टिकट दे रहे ताकि ये लोग पैसा खर्च करते हैं। इनके आधे कार्यकर्ता तो मोह रहे हैं, भाजपा को कोई नहीं हो सकता। आज तो मोदी जी के आंधी है, 400 450 सीट की ले सकती है कांग्रेस। समुदाय की बात कर रहे हैं, जहां वो न्याय कुर्सियां खाली रह जाती है, कोरवा में कार्यकर्ता डरा धमका के पैसा ला जाता है। बैलेट पेपर के पक्ष में है, और रही बात पर्ची की नामांकन रैली के साथ ये बात बता कि उनको पैसा दे जमाना है, तो वोट प्रोजेक्टर में क्या दिखा रहे जनता बता रही है, जो दबा रहे हैं कांग्रेस दे क्या रहे हैं। ये हमले की सरकार नहीं हो चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस का साथ खड़े रहे। हमने किया है, क्या किया बता दीजिए। कार्यक्रम को थोड़ा अंतिम विराम देते हैं और कुछ अब असली मुद्दों पर बात करते हैं। चलो बस्तर चलते हैं, क्योंकि बस्तर की राजनीति थोड़ा अभी गरमाई हुई है। एक बयान आपको बताना चाहूंगा, जब कवासी लखमा से चीज पूछा गया, जब दिल्ली से वो लौटे थे, तो उन्होंने कहा था मैं दुल्हन लेने गया था, लेकिन मुझे खुद दूल्हा बना के प्रदेश से भेजा है। कामरान अंसारी जी, बस्तर में अगर बात करें, विधायक भी कोंटा के विधायक भी हैं, काफी चर्चित नेता हैं, प्रमुखता से अपनी बातों को रखते हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे, अब सांसद का जिम्मेदारी मिला है। दीपक बैज भी वहां के सांसद हैं, भाजपा की रणनीति भी इस बार तय हुई है। बस्तर की सीटों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बस्तर, क्योंकि कहा जाता है विधानसभा में बस्तर जिसके पास गया वो पूरे छत्तीसगढ़ उसके पास चला गया। इस बार तो लोकसभा का चुनाव है। कवासी लखमा जी चर्चित नाम होने के साथ साथ जमीनी नेता हैं, और उन्होंने बस्तर, जैसा आप देख सकते हैं कि बस्तर में उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है,
और निश्चित तौर पर सांसद का चुनाव जीतेंगे। और रही बात टिकट की, तो उनको टिकट इस आज पार्टी के अंदर में सर्वे होता है, सर्वे में सभी का नाम होता है, नाम के अनुसार सर्वे के अनुसार टिकट वितरण किया जाता है। तो ये बात बेबुनियाद है कि गए थे दुल्हन लेने और उन्हीं को दूल्हा बना दिया गया। कहीं ना कहीं उनके नाम पे चर्चा शुरू से चल रही थी और बहुत सारे सीनियर लीडर, इसके पूर्व में हमारे वहाँ दीपक बैठ जी जो रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा चल रही थी। पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने निष्पक्षता के साथ सर्वे कराया और सर्वे में कवासी लखमा जी को उपयुक्त मानते हुए वहाँ टिकट दिया और बस्तर हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। बात तो सही है, दुल्हन लेने गए थे, दूल्हा किसी और को बना दिया। लेकिन हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो बहुत कुछ लोग दूल्हा बनने के इंतजार में बैठे। खैर कोई बात नहीं। रितेश मौर्य जी, आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने सरगुजा संभाग में जो रणनीति अपनाई, जो आप लोग कहते हैं कि भाजपा कैडेट लाइन की पार्टी है, कार्यकर्ता ही हमारा भगवान है, कार्यकर्ता ही हमारा देवता है। ऐसे में अगर कोई बाहर का नेता या बाहर का कुछ ऐसी बात जो लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आके रखता है, बात कर रहा हूं मैं नितिन नवीन की, जो सह प्रभारी थे, अब उन्हें प्रभारी बना गया, भरोसा नहीं रहा अपने वरिष्ठ नेताओं पर? देखिए, ये सवाल उठा था कि संगठन की अपनी आंतरिक व्यवस्था होती है। हर राज्य का कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी अपने अपने चुनाव क्षेत्र के निमित्त उस राज्य में अपना चुनाव प्रभारी बना करके भेजता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, अन्य पार्टी की। तो नितिन नवीन जी की चूंकि उनकी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में हमको जीत मिली, 54 सीटें हम जीत के आए, इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताते हुए उनको प्रमोशन करते हुए छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ लोकसभा का उन्होंने चुनाव उनको प्रभारी बना करके भेजा है। और उनकी रणनीति के तहत हमारी जो प्लानिंग है 11 में 11 लोकसभा सीट जीतने के लिए है। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा 7 मई को, तो 7 जून को, तो हम पूरे 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। चलिए ठीक, लास्ट में एक सवाल है, कितनी सीटें जीत रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति क्या है? कामरान अंसारी जी, कितनी सीटें आप लोग के? कांग्रेस की स्थिति आप देख सकते हैं, जिस तरीके से देश के अंदर में माहौल बनता दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में भी माहौल बनता दिख रहा है। आज महिलाओं के हित की बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्य हैं उसको देखते हुए बिल्कुल आप 100% भरोसा ये है, जनता के ऊपर कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। 11 की 11 सीट हम जीतेंगे छत्तीसगढ़ से और ऐतिहासिक जीत होगी। इस जीत के लिए हम सुनिश्चित इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आते ही साथ जिस तरीके से लोगों का घर उजाड़ने का, लोगों का रोजगार उजाड़ने का काम कर रही है, उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया, जनता के पास एक अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करके जनता इनको जवाब देगी, जुमले का जवाब देगी, सिलेंडर का जवाब देगी और आपका ये महंगाई का जवाब देगी, पेट्रोल डीजल का जवाब देगी, सबका जवाब देगी। बिल्कुल 11 की 11 सीटें कांग्रेस के पास जा रही है। फिर आप लोग के पास कितनी सीट आ रही है? अरे इसको तो वही बोलते हैं कि मुंगरी लाल के हसीन सपने, ये तो चरितार्थ होता है। मैं इसलिए पूछा कि कामरान अंसारी जी को कि रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता 6 लाख वोट से तो आप कांग्रेस कार्यकर्ता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जब 6 लाख तो मुझे बता दीजिए कितने वोट मिल रहे हैं? प्रदेश का इतने अहंकार में बात मत करें। जनता के बीच विधानसभा में हमने देखा, कहते हैं ना, गोली मारी राम को, पड़ गई शाम को, मर गया तिवारी। खैर कोई बात नहीं, चुनाव है, चुनाव में हमेशा हंसी मजाक होना चाहिए, द्वंद पार्टी किसी भी एक की रहे, लेकिन आपसी व्यक्तिगत संबंध सबका अच्छा होना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा के बाद हम लोकसभा में आए हैं और लोकसभा के इस मुद्दों पर हम हर दिन हर बात पर एक टिप्पणी करते हैं, वक्ता बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं और प्रतिक्रिया देखते हैं। और भी ऐसे मुद्दे आएंगे जो भविष्य आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। दोनों मीडिया पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने डिबेट में आके अपना बात को रखा। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। धन्यवाद।